नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वे एक कहानीकार हैं, युवा कथाकार विनय कुमार। विनय कुमार की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि वे कहानियां एकदम आज से पकड़ते हैं। जैसे कोरोना काल में जो मजदूरों का पलायन हो, चाहे किसानों की फसलों को सांडों और आवारा पशुओं द्वारा चर जाना हो, या तमाम परिस्थितियों में जो मनुष्यता बदल रही है, भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर, उसमें जो भूमि संबंध जिस तरीके से बदल रहे हैं, वो सारी चीज़ें विनय जी के कथाओं में, कहानियों में आती हैं। उनका अभी अभी हाल में ही एक संकलन पहला आया है, सुर्ख लाल रंग। सुर्ख लाल रंग एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी कहानी है, जिसके नाम पर उसका शीर्षक है। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप जो बैंकिंग की नौकरी में हैं, लेकिन आप लगातार जो है नए नए विषयों का अनुसंधान करते रहते हैं, तो किस प्रकार आप समय निकालते हैं? और जबकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग, नए नए लोग जो मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे भाई आप कुछ पढ़ते लिखते हैं, तो कहते हैं कि समय ही नहीं है। लेकिन आप व्यस्त नौकरी में से भी समय निकालते हैं और अच्छी खासी तादाद में आपने कहानियाँ लिखी हैं। कैसे समय निकालते हैं? क्या रचना प्रक्रिया आपकी होती है? दरअसल समय तो सबके लिए एक दिन में 24 घंटे का ही होता है। आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। हाँ, नौकरी की जो बाध्यता है उसमें कम से कम 10 घंटे तो हमें नौकरी को देना ही पड़ता है। उसके बाद जो समय बचता है वो मेरा अपना होता है। उसमें मैं अपनी जो भी शौक़ हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसको मैं पूरी तरह से उसको जीने का प्रयास करता हूँ। और उसी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साहित्य से जुड़ा। साहित्य पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। और फिर एक बार जब इन सब चीज़ों में मन लग गया तो फिर इनसे अलग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं सफ़र कर रहे हो, कहीं बाहर गए हों, हर समय कुछ न कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। और वो अगर थोड़ा सा आपको प्रभावित करता है तो आप कोशिश करते हैं कि उनको शब्दों में ढाला जाए। कब से आप कहानियाँ लिख रहे हैं और कितनी कहानियाँ अब तक आपने लिखी? दरअसल मेरा परिवार जो है उसमें पढ़ने की परंपरा शुरू से रही है। मुझे याद है कि जब हम लोग कक्षा 3-4 में रहे होंगे, उस समय से धर्मयुग और एक और उस समय पत्रिका आती थी, वो और अखबार सब आते थे घर पे, तो वो हम लोग पढ़ना शुरू किए। बाद में सारिका आई, फिर उसके बाद शुरू हुआ इसका हंस और इससे जुड़ी तमाम और जो साहित्य की जो पत्रिकाएं हैं उनका दौर। तो जैसे जैसे ये पत्रिकाएं आती गईं वैसे वैसे हमारे घर वो आती थी, हम पढ़ते थे, सफ़र में पढ़ते थे। तो इस तरीके से पढ़ने की आदत शुरू से रही। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सीखा ही अपने बड़े भाई श्री संतोष कुमार जी से, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उनका लिखना इतने गंभीर तरीके से वो लिखते हैं कि उनको लिखना, उनका पढ़ के लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। तो और इसी दरमियान मुझे बैंक ने जोहान्सबर्ग भेज दिया। जोहान्सबर्ग जाने के बाद थोड़ा समय मिला मुझे वहाँ पे, चूँकि हफ्ते में 5 दिन की ही बैंकिंग थी, 2 दिन मुझे समय मिलता था। तो वहाँ से मैंने लिखने का शुरू किया। शुरुआत लघु कथाओं से हुई। लघु कथाएँ काफ़ी लिखी गई और वहीं से मैंने एक समूह बनाया लघु कथाओं का, जो पिछले 7 साल से निरंतर जारी है। हम लोग लगातार उसमें लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, लोगों को बताते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यात्रा संस्मरण, गज़लें, कविताएं, और उसके बाद आखिर में कहानियों पे आके ये जो है कलम हमारी स्थिर हुई। और कहानियों में एक बार जब मन रमा तो अब अधिकांश समय उसी के बारे में सोचने, समझने, पढ़ने और लिखने में चला जाता है। मुझे जहाँ तक याद है अब तक करीब मैंने 34-35 कहानियाँ लिखी हैं। और लघु कथाएँ तो 500 से ज़्यादा होंगी, और गज़लें और बाकी ले लें तो वो भी 400-500 हमने लिखी होंगी। अभी तक प्रचुर मात्रा में आपने? जी, पिछले 7 साल के हिसाब से मैंने ठीक ठाक, मुझे लगता है कि मैंने समय दिया है लिखने में और पढ़ने में भी। जब आप किसी पात्र को उठाते हैं या किसी घटना को उठाते हैं, तो उसको किस नज़रिए से चित्रित करते हैं और आप कहाँ तक आपके जहन में वो बात होती है कि इससे क्या दिखाना है? कैसे उसकी कुछ प्रक्रिया बताइए। दरअसल मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी चीज़ जो लिखी जाती है वो विशुद्ध कल्पना कभी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है
जिसे आपने कभी देखा होता है, महसूस किया होता है या कहीं पढ़ा होता है किसी संदर्भ में, और वो चीज़ आपके दिमाग में बस जाती है, कोई एक घटना, छोटी सी घटना बस जाती है और फिर आप उसको, वो आपके दिमाग में घुमड़ती रहती है। फिर आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से उसे अपने शब्दों में डालने की कोशिश करते हैं। मैं गांव में बहुत ज़्यादा नहीं रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने 11वीं और 12वीं गांव से किया था, उसके पहले मैं शहर में था, उसके बाद फिर मैं शहर में आ गया। लेकिन उन 2 सालों में गांव जो मेरे अंदर घुसा वो फिर कभी निकल नहीं पाया। आपके गांव की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? देखिए, अमूमन जैसा कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव में है कि हर गांव में बंटा हुआ है वर्ग, कि एक निश्चित क्षेत्र में बड़ी जाति के लोग रहते हैं, उससे कम जो लोग हैं वो दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, और सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों का एरिया बिल्कुल अलग होता है। तो हमारा गांव भी उससे बहुत भिन्न नहीं है, लेकिन शुरू से ही इस माहौल में हम लोग थे कि कभी हमने वो फ़र्क महसूस नहीं किया। हमने लगातार लोगों को जोड़े रखा, हम उनके बीच रहे, और कभी हमने ये सोचा नहीं कि वो लोग किस तरह के हैं या क्या हैं। आपकी बहुत अच्छी और याद रह जाने वाली कहानी है सुर्ख लाल रंग, जिसमें एक कैरेक्टर है, मुस्लिम कैरेक्टर है जी, और उसका जो मित्र है लक्ष्मण, वो हिंदू है, और दोनों के बीच जो भाईचारा है वो बरसों की सामाजिक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो कहानी दुखांतिका में बदलती है, और ख़ास तौर से समाज का जो माहौल है पूरा वो बदल रहा है। आप जब इस पूरी प्रक्रिया को चित्रित करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो पुराने लोग थे, जो भाईचारा महसूस करते थे, कहीं ना कहीं वो विचलन की स्थिति पहुँच गए हैं? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस समाज में हम लोग रह रहे थे, ठीक है, हर समाज में विसंगतियाँ होती हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन वो उस कीमत पे नहीं कि हम वैमनस्य को फैलाएं, हम नफ़रत को फैलाएं और उसके आधार पे उसको आगे ले जाएं। मुझे याद है मेरे गांव के ठीक बगल में एक मुस्लिम बाहुल्य गांव है मंगलपुर, वहाँ पे तमाम परिवार बुनकर हैं, इसी व्यवसाय में लिप्त हैं। तो एक समय था कि मतलब बिल्कुल उनकी ईद हमारी ईद होती थी, हमारी दिवाली उनकी होती थी, लेकिन पिछले 7-8 सालों में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से समाज में ये बोया जा रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उसका असर हम लोगों के आपसी रिश्तों पे भी पड़ा है और सामाजिक रिश्तों पे भी पड़ा है। एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पे कि दंगों की चपेट में कोई ऐसा परिवार भी आ गया था जिससे वहाँ के लोगों से संबंध बहुत अच्छे थे। तो कहीं न कहीं मेरे गांव के बगल का गांव, मेरा गांव, और उस घटना को लेके ये मेरे दिमाग में आया था, और फिर मुझे लगा कि मैं इसको सुखांत नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कहीं न कहीं फिर उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा जो होना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ। आपकी कहानियों में और भी जो मैं देखता हूँ कि जैसे वो एक बैंकर के रूप में आपकी भूमिका कहानियों में दिखती है, और जब कहानियों में जाते हैं तो जो आर्थिक विपर्य है और इतनी विपन्नता और इतना जो लाचार जीवन है उसका भी चित्रण आपके यहाँ है, और बैंकों का जो पूरा एक लोक है, बैंकों की जो दुनिया है, उसमें जिस तरीके की लापरवाही और एक तरह से भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता और एक हिकारत जैसी चीज़ है, एक पात्र के रूप में जब आप उसमें शामिल रहते हैं तो उससे लड़ते हैं कहीं ना कहीं। कितना लड़ पाते हैं जब आपको लगता है कि एक ऐसा समाज जिसके पास कुछ नहीं है, वंचना का शिकार है और धोखे का शिकार है, राजनीति उसको सीधे सीधे ये कहती है कि नहीं ये सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री है, और बैंकों से उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं बन पाता, लेन देन का संबंध नहीं बन पाता, और वो आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं जा पाता बल्कि लाचार बना रहता है। तो कैसे आपको लड़ना पड़ता है इस पूरे परिदृश्य से? मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा। नौकरी में आने के पहले जब मैं पढ़ता था तो कभी मैं एक बैंक शाखा में गया था, और वहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत महसूस हुई थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, समय नहीं दिया था। तो मुझे लगा था कि अगर मैं इस पेशे में आया या मैं जिस भी पेशे में जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आम आदमी को जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें ना हो, इसका मैं ध्यान रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी पूरी टीम जहाँ भी मैं रहूँ वो इसका ध्यान रखे। तो लगातार अपनी नौकरी के दरमियान मैंने ये करने की कोशिश की है, और मैंने सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखा है तो उसी तबके का रखा है जिसे विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
जहाँ चाहे वो मेरे गांव में पोस्टिंग रही हो, शहर में पोस्टिंग रही हो, मैंने हमेशा ऐसे लोगों को वरीयता दी जिनकी मदद करने से एक परिवार, एक उनका जो इर्द गिर्द जो उनका दायरा है वो सारा का सारा आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए मुझे अपने लोगों से भी लड़ना पड़ा, मुझे लोगों को समझाना पड़ा, और धीरे धीरे अब आज की तारीख में लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे दिक्कत नहीं होती। लोग पहले से मेरे बारे में जान चुके होते हैं कि आदमी जो है, इसे एकदम जो गरीब आदमी है, एकदम जो वंचित आदमी है, उससे इस आदमी को सबसे ज़्यादा सहानुभूति होती है, सबसे ज़्यादा उसी की मदद करने की कोशिश करता है। तो मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ इस उसमें। आपकी कहानियों में दो चीज़ें मैं ख़ास तौर पे मार्क करता हूँ, और पाठक भी मार्क करेंगे इस बात, क्योंकि शहरी जीवन की कुछ कहानियाँ हैं जो बहुत अलग तरीके से हैं। उसमें तीन चार कैरेक्टर हैं, उनका संगुम्फन जो है पूरा व्यवहार का वो दिखता है। लेकिन देहातों का जो पूरा एक चित्रण है, जैसे एक संभवतः एक कहानी है, निर्णय है या कुछ ऐसा है, जिसमें दुखू मने नाम के जो है पंडित है, दुखी पंडित, और जो साड़ों से, आवारा पशुओं से बहुत परेशान हैं। अब उनको कैसे उसको बचाएं, क्योंकि शासन का दबाव यह है कि उनको आप मार नहीं सकते और ये सब नहीं कर सकते, और अब इनके सामने आजीविका का संकट, जीवन का संकट आ गया है। एक तो वो है। दूसरे, आर्थिक संबंधों के साथ साथ भूमंडलीकरण का जो दबाव है, बाजारवाद का जो दबाव है, वो गाँव तक पहुँच गया है। एक आपकी एक बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी जिसका नाम है सौदा। उसमें एक किसान अपनी ज़मीन को वो बेचने गया है ताकि अपनी बेटी की शादी कर सके, और ख़रीदने वाला भी उसी गांव का है। पैसा एक गांव में भूमंडलीकरण और बाजारीकरण में पैसा गांव में गया है, तो एक व्यक्ति एक वर्ग के यहाँ गया है, दूसरे वर्ग के यहाँ विपन्नता भी है, और भी दूसरे फैक्टर उसमें हैं। तो जब आप शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से कथानक चुनते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको मज़ा आता है लिखने में, आपकी रचनाशीलता को जहाँ विस्तार मिलता है, वो कौन सी पृष्ठभूमि है? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं गांव में सिर्फ 2 साल रहा हूँ, लेकिन गांव मेरे अंदर जो घुसा, फिर मैं गांव को ना निकाल पाया, ना गांव मेरे से दूर हुआ। तो मैं आज भी अगर कुछ भी लिखने का सोचता हूँ तो सबसे पहले मेरी कलम, मेरी सोच, मेरा दिमाग ग्रामीण परिवेश या गांव के ही किसी व्यक्ति के हिसाब से सोचता है। तो मैं अगर अपने आप को कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मैं सुविधा महसूस करता हूँ, ये मेरी कमी भी आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप को थोड़ा कम मेहनत में कुछ लिखने के लिए अगर मैं सोचूं तो मैं ग्रामीण परिवेश पे लिख सकता हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर रच बस गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी वही लिखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। मेरे लिए भी शहरी उसमें लिखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैं उससे अभी भी इतने साल रहने के बाद भी मुझे अभी भी वो अजीब सा लगता है। मतलब लोगों के बीच की दूरी, एक दूसरे को नहीं जानना, नहीं पहचानना, मतलब सिर्फ मतलब भर के संबंध रखना। और वही ग्रामीण, जैसे बैंक में ही मैं ग्रामीण शाखाओं में रहा, पूरा गांव आपको जानता है, पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। आप जाते हैं तो पूरा गांव की आंखें नम हो जाती हैं अगर आपने अच्छा काम किया है। वहीं शहरों में आप 5 साल बिता के चले जाइए, वो 3-4 आसपास के अगर जो दुकान वाले हैं वो भले आपके पास आ जाएं, बाकी कोई नहीं, क्योंकि वहाँ का वो कल्चर है। गाँव का एक अलग कल्चर है। ठीक है, गाँव का वो विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, वो तरक्की नहीं पहुंची है जिसके वो हकदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रेम है, वो जो भाईचारा है, वो जो लगाव है, वो आज भी वही है। तो मेरी कलम घूम फिर के वहीं पहुंच जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं उसके बारे में लिखूं। गांव को लेकर बहुत सारे महान लेखकों ने अपनी कहानियां, उपन्यास, कविताएं लिखी। आप जब ग्रामीण सामाजिक संरचना को अपनी कहानियों में के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी रचनाओं में ले आना चाहते हैं, तो वो कौन सी ऊंचाई है जिसको आप छूना चाहते हैं? जैसे किसी एक लेखक का या किसी व्यक्ति का बताइए, जहाँ आपको बहुत लगता हो, एक अफेक्शन हो कि मैं भी इस तरीके से लिखूँगा, आने वाले समय में कोशिश करूँगा, किसकी तरह? देखिए, ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि मैं फलाना लेखक जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते हैं तो कोई न कोई आपका आदर्श बनता है। और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद से बेहतर कोई ऐसा नहीं रहा जिसको पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया हो कि हाँ, ये कहानी पढ़ने के बाद लगा कि
ये मेरे हिसाब से, मेरे परिवेश के हिसाब से उन्होंने लिखा है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं मेरे रचनाओं के बारे में कि अरे आपके में उनकी झलक मिलती है, और मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात का कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश उसी हिसाब से आता है जैसा मुंशी जी लिखा करते थे। एक चीज मुझे समझ में आता है कि जब कंपोजिट कल्चर की बात जहाँ आप करते हैं, सामाजिक समरसता में सामाजिक समाज की जब बात होती है तो वो चीज़ आप में है, और वो प्रगतिशील तत्व भी दिखाई पड़ता है जो संबंधों में, मनुष्य के संबंधों में होना चाहिए। तो अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि प्रेमचंद ने बहुत सारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की यादगार कहानियाँ लिखी, मसलन नागडाट लिखा, पंच परमेश्वर लिखा, और आपके मंत्र है उसके अलावा जितने बहुत सारे मैंने लगभग 2 दर्जन कहानियाँ कम से कम प्रेमचंद की ग्रामीण जीवन की बहुत ही शानदार कहानियाँ, यादगार कहानियाँ हैं। तो किसी एक कहानी का नाम अगर लेने को कहूँ मैं कि उस कहानी ने आपको इतना प्रभावित किया कि आप उस तरह की, उस टक्कर के कथानक की खोज में लगे हो, तो कौन सी कहानी है? अभी मैंने मंत्र का नाम लिया, जैसे मतलब वो पढ़ने के बाद पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई हो जिसके आंख में आंसू नहीं आए होंगे। एक आदमी जिसकी दुनिया उजड़ गई हो किसी की वजह से, वो उसी की मदद करने के लिए अपने परिवार से लड़के उस ठंडी रात में जाता है और उसके बच्चे, उस डॉक्टर के बच्चे को बचा लेता है। मतलब कहीं हो सकता है कहीं उन्होंने ऐसी घटना देखी हो जिसके चलते ये दिमाग में आया हो। अगर नहीं देखी होगी तो ऐसी कल्पना ही करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतना मतलब इस तरह से सोचना, इस तरह से, और मतलब आप पढ़ते जाइए, आप उसमें डूबते जाते हैं, आप उसके जो भावनाओं का जो बहाव चलता है, मतलब उसमें जब आप आखिर में जब जहाँ पे ख़त्म होती है कहानी, वहाँ पे आप बिल्कुल स्तब्ध से रह जाते हैं, आँख में आंसू होते हैं, दिल भरा होता है, और मतलब लगता है कि दुनिया में ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे उसमें जो कैरेक्टर है भगत, वो उसी चड्ढा के बच्चे को बचाने जाता है और वो एक रूपक हो जाता है कि जैसे वो किसान का प्रतिनिधि हो गया, मजदूर का प्रतिनिधि हो गया, जिसने हमेशा मालिक वर्ग को अपना वो सबसे अच्छा जो दाय है उसने दे दिया। क्या आपको लगता है कि समाज इतना जो बदल चुका है उसमें इस तरह के चरित्रों की जगह बची हुई है? देखिए, कहीं न कहीं ये चीज़ आज भी थोड़ी मात्रा में मौजूद है कि लोग अपनी आदत के हिसाब से रहते हैं। जैसे जिसकी आदत है कि वो लोगों की मदद करता है, वो करता ही है, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा हो। एक दूसरा इसका जो पहलू जिसकी आप बात कर रहे हैं, मालिक और उसका, वो भी है, क्योंकि अंदर से निकल नहीं पाता। इतने जो कई सौ हजारों सालों से जो भरा गया है कि नहीं ये श्रेष्ठ हैं और ये कमतर है, वो निकल नहीं पाता। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ कि हम अगर मदद कर सकते हैं किसी की, तो किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए मुझे अपना खुद का नुकसान क्यों न करना पड़े, लेकिन हम वो करें, तो ये तत्व बहुत जरूरी, ये होना ही चाहिए। मेरा तात्पर्य था कि उत्पादक वर्ग जो है, जो बिना उत्पादन के जिसको भोजन नहीं मिलता है और वो उसके आर्थिक हालात इतने नाजुक होते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो खाएगा नहीं, भूखा रहेगा। तो भूखा आदमी भी जो है, जो शोषक वर्ग का व्यक्ति है, उसको मैंने भूखे आदमी मैंने जो उत्पादक व्यक्ति है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी भी सूरत में अपना अच्छा उत्पादन करेगा। ये इसका संदर्भ था। और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें परिलक्षित होती हैं। आपके नए संकलन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, और शुभकामनाएं मेरी हार्दिक हैं कि आप और अच्छा लिखें और जल्दी ही आपका दूसरा और तीसरा संकलन भी आए, आपका उपन्यास भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।